हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितेश चौहान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल साइंस कारी। तो 1-2 के बाद अब बारी है पार्ट 3 का। तो लॉज ऑफ मोशन में चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझा था, वो था इनर्शिया, जो कि बॉडी का एक प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो अपना अंदर होने वाले चेंज को, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज को रेजिस्ट करता है, रोकता है। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, ड्यू टू दिस इनर्शिया। अब बात ऐसा है, इनर्शिया को हम लोग ये तो समझ गए कि इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है, लेकिन इनर्शिया को फिजिकली कैलकुलेट कैसे करें, इसके लिए मेरे पास कोई टूल नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमको जानना है कि कितना ये रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह का एक मेजरमेंट होना चाहिए जिससे हम इनर्शिया को, उस प्रॉपर्टी को मेजर कर पाएँ जो इसमें होने वाले चेंज को रोक रहा है, अपोज कर रहा है। तो अब बात उसी टॉपिक की तरफ होने वाला है। दूसरा नंबर चीज़ हम देखें, ये जो अपोजिशन होता है, ये जो अपोजिशन होता है या फिर जो रेजिस्टेंस होता है, ये दो बात पे निर्भर कर रहा है। एक तो इसका मास, m मास, ठीक है, मतलब ज़्यादा मास तो ज़्यादा अपोजिशन, ज़्यादा रेजिस्टेंस। और दूसरा है उसका वेलोसिटी। दूसरा क्या है? वेलोसिटी। आप खुद दिमाग लगाइए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही फास्ट मूव कर रहा है तो उसको रोकना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अगर स्लो मूव कर रहा है तो रोकना आसान हो जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा, जितना उसका स्पीड होगा, उतना ज़्यादा उसके अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा अपने स्टेट को बनाए रखने के लिए। तो अब ये है कि जो वो रेजिस्टेंस वाला चीज़ है, अब वो दो चीज़ पे मिलकर काम कर रहा है, एक तो मास और दूसरा वेलोसिटी। तो यहीं पर अब एक नया टर्म का हमको ज़रूरत है, और उस टर्म का नाम है मोमेंटम। मोमेंटम। तो जो बात हम इनर्शिया के लिए समझे थे, अब वही बात हमको मोमेंटम के लिए समझना है। जैसे हम पहले बोल रहे थे कि कोई बॉडी अपने इनर्शिया को मेंटेन रखता है, बना के रखता है ना। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में। उसी तरह हम बोलेंगे कि अब कोई बॉडी अपने मोमेंटम को मेंटेन करके रखता है। मोमेंटम को मेंटेन करने का मतलब है, अगर वो मोशन में है तो मोशन वाले मोमेंटम को मेंटेन करके रखेगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फैन का, कि जैसे ही लाइट कट गया, ठीक है, तो फैन सडनली रुक नहीं जाता है, वो थोड़ा देर तक घूमते रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास आ चुका है मोमेंटम, और वो मोमेंटम के कारण वो अपना स्पीड को सडनली जीरो नहीं कर पा रहा है, जैसे जो बात हम इनर्शिया के लिए किए थे, ठीक है। तो अब मोमेंटम में दो टर्म आने वाला है, एक तो मास और दूसरा वेलोसिटी। तो चलिए अब मोमेंटम को डिफाइन कर लिया जाए, ये है क्या। तो इट इज, ठीक है, पहले इसको मिटा दें, फिर आराम से डेफिनेशन लिखते हैं। It is a combined effect of mass and velocity which resist any change in its state of रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। वही वाला डेफिनेशन है जो इनर्शिया के लिए था, लेकिन यहाँ पे हम डाल दिए कंबाइंड इफेक्ट है मास और वेलोसिटी का, ठीक है। तो आगे बोलेंगे हम लोग, मैथमेटिकली इट मे बी गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। मतलब क्या कि अगर हमको मोमेंटम को मैथमेटिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो मोमेंटम इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? मोमेंटम इक्वल टू लिखेंगे मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब मोमेंटम को डिनोट करते हैं p से, स्मॉल p से, ठीक है। तो यहाँ लिख रहे हैं स्मॉल p, तो स्मॉल p इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। अब
मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, तो पहले हम निकाल लेते हैं इसका ऐसा यूनिट। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? तो किसी भी चीज़ का यूनिट निकालने के लिए हम फॉर्मूला की तरफ चलेंगे और फॉर्मूला से ही निकालेंगे। तो फॉर्मूला में दो चीज़ दिख रहा है, मास और वेलोसिटी। तो मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम। ठीक है। तीसरा नंबर बात हमको ये जानना है कि मोमेंटम स्केलर है कि वेक्टर है। तो हम एक बहुत आसान तरीका बता रहे हैं, वो मैक्सिमम केसेस में काम कर जाता है और वही तरीका आपको यहाँ पे लगाना है। आप फॉर्मूला पे ध्यान से देखिए कि क्या फॉर्मूला में आने वाला टर्म वेक्टर है। जैसे फॉर्मूला में क्या क्या आ रहा है? तो दो चीज़ आ रहा है, मास और वेलोसिटी। अब हमको बस इतना ही नोटिस करना है, क्या इन दोनों में से कोई वेक्टर है? अगर एक भी वेक्टर है तो अल्टीमेट रिजल्ट जो होगा वो वेक्टर होगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मास तो स्केलर है लेकिन वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। स्पीड स्केलर है लेकिन वेलोसिटी वेक्टर है। और अगर ये वेक्टर है तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं मोमेंटम वाला टर्म पूरा समझ में आ गया है। अब मोमेंटम डिपेंड इस बात पे कर रहा है कि मोशन किस तरह से हो रहा है। अगर मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो हमारा मोमेंटम जो होगा वो हो जाएगा लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का मतलब है मोमेंटम अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, कुछ एंगल बनाए घूम रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। तो यहां पर हमको जरूरत पड़ने वाला है लीनियर मोमेंटम का। ठीक है, मतलब मोमेंटम अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो इतना आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो हमारा मेन टॉपिक क्या है? मेन टॉपिक है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और इसको समझने के लिए हमको मोमेंटम को समझना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने पहले मोमेंटम को समझाया। जैसे फर्स्ट लॉ को समझने से पहले इनर्शिया समझे थे, वैसे ही सेकंड लॉ को समझने से पहले मोमेंटम समझ लिए। अब इसका स्टेटमेंट देखते हैं क्या है ये। तो इट स्टेट्स दैट the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the अप्लाइड फोर्स। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये एकदम दिल दिमाग में बैठ जाना चाहिए, एकदम याद हो जाना चाहिए। तो ये आपको एकदम बढ़िया से याद कर लेना है। अब हम समझते हैं, एक एक करके इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि इसका वर्ड बाय वर्ड क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला बात आता है रेट। और रेट के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, जब पढ़ रहे थे स्पीड वेलोसिटी, वहां पे हम समझाए थे। क्या बताए थे कि कभी भी रेट का बात आए तो रेट का मतलब होता है डिवाइड बाई टाइम, कंपैरिजन विथ टाइम। ये मैंने अपने पहले की वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया कि रेट का मतलब ये क्या होता है। ठीक है, तो रेट आ गया फिर से। तो रेट मतलब डिवाइड बाई टाइम, समथिंग जिसका भी रेट है उसको डिवाइड करना है टाइम से। अब किसका रेट है? तो रेट है चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज। ठीक है, मतलब पहले मोमेंटम कुछ है, बाद में मोमेंटम कुछ है। तो मान लिया जाए कि पहले मोमेंटम है पी इनिशियल और बाद में है पी फाइनल। और अगर हम फाइनल माइनस इनिशियल करें तो हमको मिलेगा चेंज इन मोमेंटम। ये जो ट्रायंगल का साइन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं चेंज। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो कितना मोमेंटम में चेंज हुआ। ठीक है, उसी का हमको रेट चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम समझाए थे कि मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन का बात हो रहा है, तो उसका जो रेट ऑफ चेंज है किसी बॉडी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या चीज का? अप्लाइड फोर्स का। मतलब ये जो चेंज ऑफ मोमेंटम है इसका रेट, तो देखो ये चेंज ऑफ मोमेंटम है डेल्टा पी, दैट इज द चेंज ऑफ मोमेंटम। और इसका रेट निकालना है, तो इसका रेट मतलब इसको डिवाइड कर देंगे टाइम से। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या चीज का? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा
अप्लाइड फोर्स का। ठीक है, ये है हमारा सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट और उसका एक्सप्रेशन। तो इसी को आपको डिटेल में समझना है, यही मेन चीज़ है। जब भी आपसे कोई पूछेगा कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है तो यही बोलना है। अगर हम डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन को बोल दे तो भी सही है, या फिर ये स्टेटमेंट को पढ़ दे तो वो भी सही है। क्या, इसको कैसे पढ़ेंगे? तो टाइम नीचे लिखा है मतलब रेट, द रेट ऑफ चेंज, ये डेल्टा मतलब चेंज, चेंज किसका? लीनियर मोमेंटम का। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब ये हुआ कि जैसे कि हम ये जानते हैं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, और एक बात हम जानते हैं x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ये सब बात सबको पता होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर इस क्वांटिटी को हम बढ़ाते हैं तो ये क्वांटिटी भी बढ़ेगा, और जितना बढ़ाते हैं उतना ही बढ़ेगा। जैसे कि अगर इसको डबल करते हैं तो ये डबल, या फिर इसको हम हाफ करते हैं तो ये हाफ, मतलब बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इधर उल्टा चल रहा है, मतलब अगर इसको बढ़ाते हैं तो ये घटेगा, घटाते हैं तो बढ़ेगा, और जितना टाइम्स बढ़ाएंगे उतना टाइम्स घट जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फोर्स जो है इस रेट ऑफ चेंज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब अगर ये रेट ऑफ चेंज बहुत ज़्यादा होगा तो मेरा फोर्स भी ज़्यादा होगा। इसको थोड़ा और सिंपल बनाएं तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज का, ये सिर्फ चेंज का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम का। ये दोनों हमको अलग अलग समझना है, ये मेरा अलग से काम आने वाला है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा अगर चेंज बड़ा है तो फोर्स ज़्यादा होगा, और अगर चेंज कम है तो फोर्स कम होगा। यहाँ उल्टा चल रहा है, टाइम ज़्यादा तो मेरा फोर्स कम। ठीक है, उल्टा चल रहा है। अब इसका डेरिवेशन में थोड़ा सा हम आगे बढ़े कि डिराइव कैसे किया जाए, मेरा मेन फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल टू लिखते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल टू लिखते हैं, तो हमको एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है। ये हमेशा रूल है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा और इक्वल टू आएगा तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, तो इस कांस्टेंट को हम के मान लेते हैं। ठीक है, तो के हो गया डेल्टा पी बाई टी। अब यहाँ पर देखा गया कि के का जो वैल्यू है वो 1 है। ठीक है, के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और k का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो f इक्वल टू सिंपली क्या आ गया? डेल्टा p बाई टी। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा इधर कर दिया जाए तो डेल्टा p क्या होता है? मतलब चेंज इन मोमेंटम, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? मास इनटू वेलोसिटी। अभी थोड़ा देर पहले मोमेंटम का फॉर्मूला किए थे, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब चेंज किस में होगा? तो जनरली हम लोग जो केस पढ़ेंगे उसमें मास में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे मास में भी चेंज हो सकता है, लेकिन मान लो अगर हम कोई बॉल को थ्रो करते हैं, ठीक है, मेरे पास कोई कार है वो चल रहा है, या कोई आदमी दौड़ रहा है, तो इन सारे केस में मास तो बदलने वाला नहीं है, सिर्फ बदलता क्या है? उसका वेलोसिटी। तो जो नहीं बदलेगा उसको हम बाहर कर देते हैं, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा है। चेंज किस में हो रहा है? वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। ठीक है, और वेलोसिटी में कैसे चेंज होगा? तो हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल बाई टी। और अब ध्यान से देखिए ये क्या आ चुका है, ये आ गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इसी को हम बोलते हैं क्या? एक्सेलरेशन। तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। तो फाइनली एफ इक्वल टू क्या हो गया? एम ए, और ये मेरा हो गया फाइनल डेरिवेशन ऑफ सेकेंड लॉ। ठीक है, नॉर्मली सेकेंड लॉ जब पूछता है तो कुछ लोग ये बोल देते हैं कि एफ इक्वल टू एम ए सेकेंड लॉ है, लेकिन ये सेकेंड लॉ नहीं है, ये सेकेंड लॉ का रिजल्ट है, कंक्लूजन है। सेकेंड लॉ यहाँ पर है, ये जो लिखा हुआ है ये सेकेंड लॉ है, ये सब सेकेंड लॉ है। ठीक है, जब हम सेकेंड लॉ का बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, तो हम ये वाला चीज़ को यूज़ करने वाले हैं, ये नहीं। ठीक है, ये तो मेरा एक सिंपल फॉर्मूला बन गया जो कि हेल्प करेगा हमको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं कि ये सेकंड लॉ हमको दे क्या रहा है। जैसे याद होगा कि फर्स्ट लॉ जब हम किए थे तो हम लास्ट में लिखे थे कि इट गिव द डेफिनेशन ऑफ फोर्स एंड इनर्शिया, फोर्स और इनर्शिया को डिफाइन कर दिया था। वैसे ही सेकंड लॉ क्या दे रहा है? तो सेकंड लॉ किसी का डेफिनेशन तो नहीं दे रहा है, बट इट गिव्स द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ये फोर्स का फॉर्मूला दे रहा है। अब जाके हमको फोर्स का फॉर्मूला मिल चुका है, प्रॉपर फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां से भी हम फोर्स का ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं। कैसे? अभी तरीका सिखाए थे। तो मास का क्या होगा? किलोग्राम, और इसका क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट ये भी हो सकता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन हम लोग जानते हैं कि फोर्स का यूनिट क्या कंसीडर किया गया है? न्यूटन। तो जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूज होता है तो उसका यूनिट को थोड़ा सा छोटा कर दिया जाता है। जैसे इतना बड़ा बोलने में बहुत टाइम लगेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसीलिए इसको न्यूटन बना दिया गया। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू क्या है? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फोर्स का यूनिट और उसका फॉर्मूला। तो इसको आप नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, अब पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुछ ग्राफ का। कुछ ग्राफ आपको ड्रॉ करना पड़ सकता है। ग्राफ के लिए दो बात याद रखना है, एक तो ये x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y और एक x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। अगर इसका कोई ग्राफ बोलता है तो ये बनता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। इसको हम सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं x इक्वल टू के वाई, के जहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। और इसका जो ग्राफ बनता है ये बनता है हाइपरबोला, इस तरह का हाइपरबोला, ठीक है। समझ लेते हैं, यहाँ पर y बढ़ाने से x बढ़ रहा है। देखो अगर हम y का वैल्यू बढ़ाते हैं तो x का वैल्यू बढ़ रहा है, जैसे y का वैल्यू डबल किए तो x का वैल्यू डबल हो गया इस केस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे y बढ़ रहा है तो x मेरा घट रहा है, ठीक है। अगर हम इधर चलें तो x घट रहा है, पीछे आ रहा है मतलब x घट रहा है और y बढ़ रहा है। या उल्टा सोचें, इधर अगर हम जा रहे हैं तो हम x बढ़ा रहे हैं, अगर हम राइट साइड जा रहे हैं तो मेरा x बढ़ रहा है, इधर x बढ़ेगा इधर x घटेगा। तो इधर जाने पे क्या हो रहा है, x बढ़ रहा है, x तो बढ़ रहा है लेकिन y देखो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। तो एक बढ़ाने से दूसरा घटता है। तो ये दोनों ग्राफ हमको ध्यान रखना है और इसी को हमको अप्लाई करना है। जैसे मेरे पास जो फॉर्मूला मिला वो मिला f इक्वल टू ma, ठीक है। अब ग्राफ बनाने बोल सकता है ग्राफ बिटवीन f और m, ग्राफ बिटवीन f और a और ग्राफ बिटवीन m और a। तीन चीज के बीच में ग्राफ बनाने बोला जा सकता है, ठीक है। अब कैसे कैसे करेंगे, तो f और m में कैसा रिलेशन है, तो f और m में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो सकता है, लेकिन कब, उसके लिए a को कांस्टेंट करना पड़ेगा। जैसे ये जो k है, k कांस्टेंट है, वो बन जाएगा a। तो अगर ये मेरा कांस्टेंट हो जाए तो हम बोल सकते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, और इस केस में ग्राफ कैसा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ठीक है। सेकेंड f और a में ग्राफ तब बनेगा जब m कांस्टेंट हो जाएगा। उल्टा, अभी यहां पे क्या कांस्टेंट था, a कांस्टेंट था, अब यहां पे क्या करना होगा, m को कांस्टेंट करना पड़ेगा। और अगर हम m को कांस्टेंट कर दिए तो फिर से वही स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ठीक। थर्ड, m और a में ग्राफ, तो m और a में ग्राफ बनाने के लिए f को कांस्टेंट करना पड़ेगा, और m इक्वल टू लिखा जा सकता है f बाई a, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, ऊपर नीचे इनवर्सली प्रोपोर्शनल f कांस्टेंट। तो यहाँ पे पहला क्या, f कांस्टेंट रहेगा और ये ग्राफ हाइपरबोलिक बनेगा, ठीक है। तो एक बार अगर हम कंसेप्ट समझ जाते हैं तो हम दुनिया का कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी रिलेशन के बीच में ग्राफ को बनाया जा सकता है। हमको बार बार ग्राफ की तरफ भागना नहीं पड़ेगा कि अच्छा ग्राफ निकालो, याद करो क्या लाइन था क्या रूल था, नहीं। बस ये सिंपल चीज़ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये आपको हमेशा दिखते रहेगा। इवन आप जब हायर क्लास में जाएंगे वहाँ भी आपको यही सब चीज़ दिखते रहेगा और आपको ग्राफ में यही सब चीज़ बार बार पूछा जाएगा। तो ये आपको एकदम बढ़िया से समझना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो रब कर दिया जाए इसको। आगे सेकेंड लॉ का फायदा क्या है, तो सेकेंड लॉ का फायदा ये है कि इसी में फर्स्ट लॉ छिपा हुआ है। कैसे, f इक्वल टू एम ए इफ a इक्वल टू 0। अगर हम a को 0 मान लें, एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 कब होगा, जब वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, सेम स्पीड से चल रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेशन 0। और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो f क्या हो जाएगा, 0 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। और देखो यही फर्स्ट लॉ है। कैसे, अब समझो कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड चल रहा है, उसका स्पीड चेंज नहीं होता है, तो कब तक इसका स्पीड चेंज नहीं होगा, जब तक इस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, F0, नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट लॉ कैन बी डिराइव विद फ्रॉम सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ से ही फर्स्ट लॉ डिराइव किया जाता है, और यहाँ पे हमने इसको डिराइव करके भी देख लिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग लास्ट पार्ट की तरफ चलेंगे, इसके एप्लीकेशन की तरफ, कि इसका एप्लीकेशन क्या क्या है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और वही आपको डिटेल में समझना है। चलिए तो इसको रब कर दिया जाए और मूव करते हैं इसके एप्लीकेशन पार्ट की तरफ, जो कि मेरे हिसाब से लॉ में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है ना। तो कैसे इंटरेस्टिंग है, बात किया जाए। सेकेंड लॉ हमारा हेल्प कैसे करेगा, तो अगर हमको फोर्स को मैक्सिमम रखना है,
फोर्स को बढ़ाना है तो मेरा चेंज जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, और टाइम जो है वो एकदम कम होना चाहिए। टाइम कम होना चाहिए तो मेरा फोर्स ज़्यादा होगा, और चेंज बड़ा होना चाहिए तो मेरा फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर हमको फोर्स को बढ़ाना है। लेकिन अगर हमको फोर्स को कम करना है, तो ये मेरा टाइम क्या होना चाहिए, ये लार्ज होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये क्या होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो समझा जाए कि एप्लीकेशन किस तरह से काम करेगा इस पे। जैसे कि अगर कोई आदमी बहुत ऊपर से नीचे गिरता है, मतलब सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर से, तो उसका पैर वैर टूट सकता है, डेथ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि ऊपर से नीचे गिरने पे वो डैमेज होता है, या सिंपली अगर हम एक बड़ा सा ग्लास को ज़मीन पे गिराएं तो वो ब्रेक हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, क्यों? ठीक है, तो अब इसको हम समझते हैं थोड़ा सा क्या चल रहा है वहाँ पे। तो ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, तो जैसे से नीचे आ रहा है उसका स्पीड बढ़ रहा है, पहला तो स्पीड बढ़ रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, और जब वो एकदम कांटेक्ट वाले पॉइंट पे होता है, जब वो एकदम टच करने वाला पॉइंट पे होता है, उस समय उसका जो स्पीड होता है वो मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, एकदम हाई स्पीड पे होता है। और जैसे ही वो ग्राउंड को टच करता है उसी समय उसका स्पीड हो जाता है जीरो, स्पीड हो जाता है जीरो, मतलब मैक्सिमम से हो जाता है जीरो। और मैक्सिमम से जीरो होने में टाइम कितना लगता है, बहुत ही कम। हमको टाइम पूरा फ्लाइट का कंसीडर नहीं करना है कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, यही कन्फ्यूजन होता है। तो कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं। हमको ये वो पूरा टाइम कंसीडर नहीं करना है, हमको बस वो टाइम कंसीडर करना है जिस टाइम में ये मैक्सिमम से जीरो हुआ, मतलब जिस टाइम में ये चेंज हुआ। ठीक है, और वो टाइम इंटरवल एकदम छोटा है, और अगर ये बहुत ही स्मॉल है तो ये क्या होगा, ये बहुत ही लार्ज हो जाएगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और लार्ज फोर्स उस ऑब्जेक्ट को ब्रेक कर देगा। ठीक है, ये मेरा मेन मुद्दा है। अब अगर हम चाहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट ब्रेक ना हो, मतलब हमको फोर्स को क्या करना होगा, कम, और फोर्स को कम करने के लिए टाइम को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम ये जो डेल्टा पी है इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम इसको कम करना चाहते हैं तो मेरे पास दो तरीका है, एक तो हम इसको कम कर दें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो हम कर नहीं सकते क्योंकि चेंज तो होगा, मैक्सिमम से जीरो तो होगा, मतलब ये चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में ये टाइम है, हम टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, टाइम को बढ़ा सकते हैं। कैसे? तो यहां पर आप क्या कीजिए, सैंड डाल दीजिए, रेत, या फिर यहां पे पिलो लगा दीजिए, रुई लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए। उससे क्या होगा कि ये जो मैक्सिमम से जीरो हो रहा है इसमें टाइम बढ़ जाएगा, तुरंत जीरो नहीं होगा, एक झटके में जीरो नहीं होगा। अब जैसे कि किसी को हाई जंप करना है, लॉन्ग जंप करना है, तो उसके लिए कुछ पिलो होता है या फिर सैंड होता है, और सैंड पे वो कूदता है। उसमें क्या होता है कि जब वो कांटेक्ट में आता है सैंड का या पिलो का या जो भी रुई है उसका कांटेक्ट में आता है, तो एकदम एक झटके से जीरो नहीं होता है, सडनली जीरो नहीं होता है, मैक्सिमम से जीरो होने में टाइम लगता है। ठीक है, मतलब ऐसा होता है कि अगर मेरा मैक्सिमम स्पीड है, मान लेते हैं कि ये जो स्पीड है 100 है, और यहाँ पे इसको जीरो होना है, तो ये एकदम तुरंत नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई हार्ड सरफेस नहीं है। हार्ड सरफेस होता तो 100 से जीरो एकदम सडन, तुरंत टाइम छोटा, लेकिन यहाँ पे हम क्या सॉफ्ट सरफेस लगा दिए, उसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे वो ऑब्जेक्ट उस सरफेस में धंसते जाता है। जैसे सैंड है तो सैंड में धंसते जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे टाइम इंटरवल बढ़ जाता है, ये टाइम मेरा लार्ज हो जाता है, टाइम लार्ज हो जाता है। और जितना टाइम बढ़ेगा उतना फोर्स घटेगा। किसी को लग रहा है कितना टाइम बढ़ जाए, क्या फर्क पड़ जाएगा, तो ऐसा सोचो कि मान लो फोर्स 100 न्यूटन था, ठीक है, और टाइम मेरा 0.1 सेकेंड था, बहुत छोटा टाइम है। और अगर ये टाइम गलती से 1 सेकेंड हो जाए, 1 सेकेंड हो जाए, 0.1 से 1 सेकेंड हो जाए, तो फोर्स सीधा 10 न्यूटन हो जाएगा। 10 टाइम्स ये बढ़ गया है तो ये 10 टाइम्स घट जाएगा, इतना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। 0.1 से 1 सेकेंड आने के लिए जो चेंज होगा वो मेरा बहुत ही लार्ज, तो 100 न्यूटन फोर्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट करेगा, लेकिन 10 न्यूटन उतना इफेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, और मेरा ऑब्जेक्ट टूटने से बच जाएगा। अगर आदमी गिर रहा है तो आराम से स्मूथली लैंड करेगा, तो जो हाई जंप कर रहा है, लॉन्ग जंप कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी टेक्निक का इस्तेमाल कुछ जानवर भी करते हैं, जैसे कि बिल्ली। ठीक है, आपने बिल्ली को कभी देखा है ऊपर से नीचे जंप करते हुए? ठीक है, बिल्ली क्या है, ऊपर ऊपर ऊंचा ऊंचा पेड़ से भी नीचे गिर जाती है, उसको कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको ये टेक्निक मालूम होता है कि हाउ हम अपना टाइम को बढ़ा लें, ये जो मेरा टाइम ऑफ कांटेक्ट है उसको हम बढ़ा लें। हालांकि बिल्ली को सरप्राइजिंगली सेकंड लॉ तो पता नहीं है कि सेकंड लॉ की वजह से हो रहा है, लेकिन उसको गॉड ने ये गिफ्ट दिया है कि वो अपने टाइम को मैनेज कर सकती है। अब समझते वो कैसे करती है। तो ये आप मान लीजिए आपका ग्राउंड है, ठीक है, और ये बिल्ली का फीट है, पैर है वो। ठीक है, तो जब बिल्ली का पैर ये जमीन पे पड़ रहा है तो एक झटके में एकदम हार्डली नहीं पड़ता है,
क्योंकि हार्डली पड़ेगा तो तुरंत टाइम जीरो हो जाएगा, मतलब स्पीड जीरो हो जाएगा तुरंत सडन, और टाइम बहुत छोटा हो, तो वो एकदम तुरंत हार्ड नहीं प्रेस करती है ज़मीन को, वो एकदम स्मूथली इस तरह से प्रेस करती है, मतलब ऐसे पैर रख के और फिर ये नीचे की तरफ मोशन जाता है इस तरह से। तो जब पड़ा पैर, ठीक है, उस समय जीरो नहीं हुआ, धीरे धीरे नीचे जीरो हुआ, धीरे धीरे नीचे जीरो हुआ, और इसके वजह से उसको चोट बहुत कम लगता है। तो इसका ये मतलब है अगर ये बिल्ली का टेक्निक इंसान भी सीख जाए तो वो भी ऊपर से नीचे कूद सकता है। और सही समझ रहे हैं आप, ये निंजा वॉरियर जो होते हैं वो कुछ इसी तरह काम करते हैं, जो कुंफू वगैरह कुछ कराटे करते हैं, वो ऊंचा ऊंचा जगह से कूद जाते हैं, कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो पैर को कंट्रोल करना सीख जाते हैं कि पैर को हम कैसे कंट्रोल करें ताकि मेरा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा रहे, और अगर टाइम ज़्यादा होगा तो मेरा फोर्स कम होगा, हमको कम चोट लगेगा, ठीक है। तो ये छोटा सा चीज़ है लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत बड़ा है। हम दुनिया भर का एग्जाम्पल यहाँ से उठा सकते हैं। अभी आपके सामने मैंने 4-5 एग्जाम्पल लिख लिया बिना लिखे, लेकिन सब में ये चीज़ रेलिवेंट है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा और आप भी अपने मन से अब नया नया एग्जाम्पल बनाएंगे और उसमें ये अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, किस तरह से ये पूरा फॉर्मूला वहाँ पे फिट हो जाता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, ठीक है, कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। तो ये मान लिया जाए कि हैंड है, ठीक है, ग्लव्स है, ये हमारा ग्लव्स है, ठीक है, और बॉल है ये, ठीक है, ठीक है, बॉल आ रहा है, ठीक है, और बॉल को रोकने का मेरे पास दो तरीका है। एक तो बॉल आया ऐसे और सडन हम ऐसे रोक लेंगे, बॉल को एकदम आया सट से पकड़ लिए, और अगर हम इस तरह से पकड़ते हैं बॉल को तो बॉल का जो स्पीड जीरो हो रहा है वो सडन हो रहा है, तुरंत हो रहा है। कैसे? जब बॉल यहां तक पहुंचा, मेरे हाथ तक, इस जगह तक, तो इस समय एकदम कॉन्टेक्ट से जस्ट पहले मैक्सिमम स्पीड था उसके पास। जब बॉल एकदम टच करने ही वाला था ग्लव्स को, ठीक है, उस समय उसका स्पीड मैक्सिमम था, और जैसे ही टच कर दिया तो जीरो हो गया। तो मैक्सिमम से जीरो कितना टाइम हुआ? बहुत ही स्मॉल टाइम में हुआ। समझ पा रहे हैं कि एकदम मैक्सिमम था यहाँ पे और यहाँ पे तुरंत जीरो हो गया, तो बहुत ही कम टाइम था। और अगर टाइम कम था तो फोर्स क्या होगा? बहुत ज़्यादा, और हमको हाथ में चोट लगेगा। और यही होता है कि अगर कोई बॉल थ्रो करता है, हम ऐसे करके रोक लेते हैं उसको, तो मेरे हाथ में थोड़ा सा चोट लगता है, फोर्स लगता है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हम अपने हाथ के मूवमेंट को धीरे धीरे पीछे लाएं, ठीक है, जो मेरा मूवमेंट है उसको हम धीरे धीरे पीछे लेके आए। मतलब ये जो ग्लव्स है इसको हम धीरे धीरे इस तरह से पीछे की तरफ पुश करते रहें, ठीक है। तो बॉल यहां पे आ चुका है, बॉल यहां पे आ गया है, लेकिन बॉल का स्पीड को जीरो नहीं होने दिए, ठीक है। ये बॉल का स्पीड धीरे धीरे जीरो हो रहा है, मतलब यहां पर उसका स्पीड मैक्सिमम है। मान लिया जाए कि यहां पर उसका स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड, 50 का स्पीड है बॉल का। अब ऊपर वाले केस में 50 से जीरो तुरंत हो जा रहा है, लेकिन यहां पे हम तुरंत जीरो नहीं करने दे रहे, हम धीरे धीरे बॉल को पीछे लेके आ रहे हैं। बॉल को पकड़े और धीरे धीरे से पीछे लेके आ रहे हैं, मतलब 50, 40, 30 और ऐसे करते करते फाइनली जीरो होता है। तो यहां पर हम टाइम इंटरवल को बढ़ा दिए हैं, मैक्सिमम से जीरो होने में जो टाइम है उसको हम बढ़ा दिए, और अगर टाइम बढ़ गया तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम, और चोट नहीं लगेगा। और ये चीज़, ये टेक्निक अप्लाई किया जाता है जनरली विकेट कीपर के द्वारा। जब विकेट कीपर, जैसे MS धोनी हम लोग का फेवरेट, जब वो बॉल को खींचता है तो वो क्या करता है, बॉलर का बॉल, जब बॉलर बॉलिंग किया और बैट्समैन टच नहीं कर पाया या फिर उसके पास बॉल आ रहा है, तो बॉल को लेके वो पीछे की तरफ मोशन देता है, बॉल को पकड़ के पीछे की तरफ, ठीक है, सडनली नहीं रोकता है। पीछे की तरफ लाने से क्या होता है कि यही वाला केस हो जाता है कि मैक्सिमम से जीरो जाने में हमको इनफ टाइम मिल जाता है, और अगर टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो फोर्स क्या होगा? कम, फोर्स कम होगा तो चोट नहीं लगेगा और आसानी से वो बॉल को रोक पाएगा, कैच कर पाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोग अब अच्छे से समझ रहे होंगे। तो ये हमारा सारा एप्लीकेशन हो गया। यहाँ पे हम पॉइंट बाय पॉइंट सारा एप्लीकेशन को लिखवाए नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके सामने डिस्कस कर दिए। तो उम्मीद किया जा रहा है कि आपको ये सारा कुछ समझ में आ रहा होगा और मेरे वीडियो को आप बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।